Okay, guys, so very good evening. In last class, a very important topic we were discussing. The topic name is linear differential equation of higher order with constant coefficients. Linear differential equation of higher order with constant coefficients. And we discussed that these kind of differential equations has complete solution. Dependent variable is equal to CF plus PI. CF is called complementary function and PI is called particular integral. ठीक है. CF को कैसे इवेल्युएट करना है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था. सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिखना है. एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिखना है. फिर एफ ऑफ डी से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू ज़ीरो. इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के नेचर के अकॉर्डिंग CF को फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया था. मैंने सारे केसेस बताए थे. केस नंबर 1 था व्हेन ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. Second case था when two roots of auxiliary equation are same and others are different. Third case था when three roots are equal and others are different. Fourth case था when roots are imaginary. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बेस पे हम CF फाइंड आउट करते हैं. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया. लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन जो होता है वो कभी भी अकेले CF से नहीं बनता है. उसके लिए PI की रिक्वायरमेंट भी होती है. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल के जितने भी केसेस होंगे उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. I think everybody can see the PPT. Can anybody please confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो हम आज पहले जितने भी केसेस होते हैं PI को लेके उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें लिखते हैं. आपको पता होगा एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. इसमें लिखते हैं. और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करता है एफ ऑफ डी पर. इसीलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बेस पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाया जाता है. मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया. और पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड करता है एफ ऑफ डी और क्यू एक्स दोनों पर. यही कारण है कि जब राइट हैंड साइड में, किसी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में क्यू एक्स का वैल्यू अगर ज़ीरो होता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है. बिकॉज पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन एफ ऑफ डी एंड क्यू एक्स बोथ, and CF depends on f of d only. So guys, this is our equation. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनता है वो ये बनता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स. दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. 1 upon f of d q of x
एफ ऑफ डी ध्यान रखना, डी का एक फंक्शन है और डी जो है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी। तो सीधी सी बात है, डी अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1/fd जो है वो भी एक ऑपरेटर होगा, और 1/fd जो ऑपरेटर है वो qx पर ऑपरेट होगा। qx एनी फंक्शन ऑफ x जिस पर हमारा ऑपरेटर 1/fd ऑपरेट होगा और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल देगा। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) qx। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन qx एंड fd बोथ। इसका मतलब ये हुआ कि qx के अलग अलग केसेस के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग अलग होगा और ffd के भी केसेस के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग अलग होगा। मतलब हमें qx के सारे पॉसिबल केसेस लेने हैं और उसके बाद में f(d) के सारे पॉसिबल केसेस लेने हैं, और हम अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग तरह से ये को फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद में हम अलग अलग केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। एनी डाउट? प्लीज रिस्पॉन्ड। कहीं दूसरी वेबसाइट पे मैच तो नहीं खोल लिया तुम लोगों ने? नो सर। मोबाइल में मैच चल रहा हो और यहाँ पे सर जो हैं वो बोले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ओके, तो देखिए सबसे पहले ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं qx को लेके केसेस बनाऊंगा। मतलब qx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x अलग अलग तरह का फंक्शन ऑफ x होता है, आपको पता ही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। तो qx को लेके पहले हम केसेस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, when q मतलब qx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax। अगर q यानी qx e रेज टू द पावर ax आ जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/f(d) e रेज टू द पावर ax। ये तो जनरलाइज फॉर्म में लिखा, ये देखो यहाँ से 1/fd qx का वैल्यू e रेज टू द पावर ax, और यहाँ से आपको डायरेक्टली कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax अपॉन f ऑफ a। ये जो d है, f ऑफ d में जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ ये वाला a पुट कर दीजिए, तो e रेज टू द पावर ax अपॉन f ऑफ d। दिस विल बी योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट कीप इन माइंड f of a is not equal to 0. f of a is not equal to 0. ओके, अगर मान लीजिए f of a 0 हो जाए तो क्या होगा, इसी केस को देखें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/f of d e रेज टू द पावर ax, ये जनरलाइज फॉर्म है, और इसका डायरेक्टली हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखना है, अगर f of a 0 हो रहा है तो क्या होगा, x 1/f' d e रेज टू द पावर ax। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इस लाइन को छोड़ दीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है इसकी, इस टर्म को छोड़ दीजिए। आपको डायरेक्ट लिखना है x e रेज टू द पावर ax डिवाइडेड बाय f'। दिस विल बी योर पर्टिकुलर इंटीग्रल इफ f of a is equal to 0, बट f' शुड नॉट बी 0, क्योंकि f' नीचे आ रहा है। अगर f' भी 0 हो गया तो मतलब f of a भी 0 हो रहा है, फिर आपने इससे चेक किया तो f' भी 0 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी था x e रेज टू द पावर ax अपॉन f', अब बनेगा x स्क्वायर e रेज टू द पावर ax अपॉन f', प्रोवाइडेड f' इज नॉट इक्वल टू 0।
एंड सो ऑन। आई रिपीट, केस नंबर 1 यह है कि क्यू एक्स का वैल्यू अगर ई रेस टू द पावर ए एक्स हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको सिंपली ऐसे निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, लेकिन एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए जीरो के इक्वल आ रहा है तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल आप सेकंड ऑप्शन से निकालेंगे, x इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ डैश ए। लेकिन इसमें एफ डैश ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे एफ डैश ए जीरो के इक्वल आ रहा है, मतलब एफ ऑफ ए भी जीरो आ रहा है, एफ डैश ए भी जीरो आ रहा है, तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा आपका एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ डबल डैश ए। एफ डबल डैश इज नॉट इक्वल। तो आप देख सकते हैं सिमेट्री है, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए, एक्स ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ डैश ए, एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ डबल डैश ए। अगर मान लो एफ डबल डैश ए भी जीरो आ जाता तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है इस केस में एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ट्रिपल डैश ए, प्रोवाइडेड एफ ट्रिपल डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड सो ऑन। So case number 1 is clear to everyone. Is there any doubt? Please ask. Before proceed to case number 2. नो डाउट सर। आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए QX का जो वैल्यू है, फर्स्ट केस में तो QX का वैल्यू e रेस टू द पावर AX था। अब मान लीजिए QX का वैल्यू क्या है, एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल से मतलब आप जानते ही हैं एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है या एक्स प्लस वन है, इस तरह का एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी इंटू एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, नो डाउट। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी हिंट दे देता हूँ। उस केस में क्या करना है हमें, अगर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आ जाता है क्यूएक्स का वैल्यू, तो ये जो एफ ऑफ डी है इसमें से लोवेस्ट पावर कॉमन ले लेना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एफ ऑफ डी आपका है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2, मान लीजिए ये। तो इस केस में क्या करना है, आपको इसकी लोवेस्ट पावर कॉमन लेनी है। लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। लोवेस्ट पावर में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लेना है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन कॉमन लेना है। तो लोवेस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हमने 2 कॉमन ले लिया लोवेस्ट पावर। अंदर बचा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 2। इस केस में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ डी में से लोवेस्ट पावर कॉमन लेंगे इंक्लूडिंग द साइन, और जो बचेगा वो डेफिनेटली 1 माइनस समथिंग या 1 प्लस समथिंग बचेगा। वो जो भी बचा है उसको ऊपर ले जाएंगे और पावर -1 कर देंगे। ये देखिए, वो जो भी बचा है उसको ऊपर ले जाके पावर -1 कर देंगे, और उसके बाद में इस पावर -1 को हम खोल देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से, 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाले फॉर्मूले से या 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाले फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। खोलने के बाद में हर एक टर्म को इस पॉलिनोमियल के साथ ऑपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्योंकि ऑपरेट करना बहुत इजी होगा, बिकॉज कैपिटल डी जो है वो भूलिए मत आप, डी बाई डी एक्स है, और डी बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके जो टर्म्स आएंगे एफ ऑफ डी होल इनवर्स के, उसको जब इस पॉलिनोमियल के साथ हम ऑपरेट करेंगे तो हर एक टर्म के साथ ऑपरेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सो दिस इज केस नंबर 2। वो क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा प्रॉपर। अभी कोई डाउट है तो बताइए। नो सर, नो डाउट।
ओके, नाउ नेक्स्ट केस नंबर 3. केस नंबर 3, अगर मान लीजिए क्यू एक्स साइन ए एक्स आ जाए या फिर कॉस ए एक्स आ जाए. अगर क्यू एक्स हमारा साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स आ जाए तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स आने पर एफ ऑफ डी पर ऑपरेट नहीं होता है, एफ ऑफ डी स्क्वायर पर ऑपरेट होता है. इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग. अब तक यहाँ पे आपने जो 2 केसेस देखे हैं शुरू में, उसमें देखिए 1/f ऑफ डी पे ऑपरेट हो रहा है क्यू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड केस में भी देखिए 1/f ऑफ डी पे ऑपरेट हो रहा है क्यू एक्स, जब एल्जेब्रिक फंक्शन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन था केस 1 में तब भी 1/f डी पे ऑपरेट हो रहा था. जब क्यू एक्स एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है केस सेकंड में तो भी 1/f डी पे ऑपरेट हो रहा है. लेकिन जब क्यू एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, ध्यान रखना यहाँ साइन स्क्वायर ए एक्स या कॉस स्क्वायर ए एक्स या साइन क्यूब ए एक्स या कॉस क्यूब ए एक्स नहीं बोल रहा हूँ. अगर साइन ए एक्स बोल रहा हूँ तो साइन ए एक्स ही होगा, वो कॉस ए एक्स बोल रहा हूँ तो कॉस ए एक्स ही होगा. ए का मतलब कोई कांस्टेंट है. तो अगर क्यू एक्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस तरह से तो वो 1/f डी पे ऑपरेट नहीं होता है, वो 1/f डी स्क्वायर पे ऑपरेट होता है. ध्यान रखें कैसे ऑपरेट होता है. पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f डी स्क्वायर साइन ए एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स. मतलब ये है, ये जो डी स्क्वायर है इसकी जगह ये जो साइन ए एक्स में ए है इसका स्क्वायर कर दीजिए, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर. एफ ऑफ डी स्क्वायर में जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ वहाँ माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए और साइन ए एक्स एज इट इज. सिमिलरली 1/f ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स. अब इसमें 2 बातें ध्यान रखने की हैं. सबसे पहली बात तो ये मैंने अभी बताया कि साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स आने पर वो डी स्क्वायर के साथ ऑपरेट होता है. तो ध्यान रखना एफ ऑफ डी में जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहीं पे ऑपरेट करना है. अगर डी कहीं पे है तो उसको छोड़ देना है, बाद में हम डी स्क्वायर बना लेंगे. दूसरी बात, ये जो डी स्क्वायर है इसकी जगह माइनस ए स्क्वायर आएगा. ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना. माइनस ए स्क्वायर में और माइनस ए के होल स्क्वायर में डिफरेंस है, ध्यान रखना. दिस इज माइनस ए स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, माइनस ए का होल स्क्वायर पुट नहीं करना है. ये गलती मत कर लेना. जैसे मान लीजिए यहाँ साइन 3x है तो ए का वैल्यू 3 हो गया. तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ वहाँ आप -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 स्क्वायर करेंगे. मतलब जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ आप -9 -9 करेंगे, क्योंकि -3 स्क्वायर का मतलब है -9. एक और बात मैं बताना चाहूँगा. जैसे मान लीजिए आपका एफ डी जो है वो इस तरह से है, d⁴ माइनस 2d³. एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 मान लीजिए ये है. और आपका जो क्यू एक्स है वो साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स में से कुछ भी एक आ गया मान लीजिए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो वो ऑपरेट होगा डी स्क्वायर. तो कैसे ऑपरेट होगा, ये जो d⁴ है इसे आप डी स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना और डी स्क्वायर पर ऑपरेट कर लेना. ये जो d³ है इसे आप डी स्क्वायर इंटू डी लिख देना, सिर्फ डी स्क्वायर पे ऑपरेट कर देना, फिर डी को छोड़ देना एज इट इज. यहाँ पे ये डी स्क्वायर है, इस पर ऑपरेट हो जाएगा.
यहाँ पे डी पे ऑपरेट नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 पे ऑपरेट नहीं हो सकता, इनको एज इट इज छोड़ देंगे। बाद में इनका भी हम इलाज करेंगे, क्योंकि जो भी सोल्यूशन मिलना चाहिए उसमें कैपिटल डी तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट्स डी बाई डी एक्स, इट्स अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो सोल्यूशन में कभी भी डिफरेंशियल ऑपरेटर तो नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली हमारा सोल्यूशन वही होगा जो फ्री फ्रॉम डी होगा। तो कैसे भी करके हम कैपिटल डी हटाएंगे, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वही आप फॉलो करोगे, ठीक है। इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि मैंने बताया आपको कि साइन ए एक्स कॉस ए एक्स एफ ऑफ बी स्क्वायर के साथ ऑपरेट होते हैं, और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, यहाँ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है ये, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इन केस अगर ये 0 हो जाता है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर अगर इन केस 0 हो जाता है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? अगर 0 हो जाता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन ए एक्स के केस में आपको डायरेक्टली ये लिखना है माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स, और कॉस ए एक्स के केस में आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 हो रहा है तो, अदरवाइज वो ऊपर वाला लिखना। So this is case number 3 for QX. Any doubt? नो सर, नो डाउट। सर वो जो लिखे है ना सर, वो 1/f(d) स्क्वायर, यही समझ में नहीं है सर कैसे किया। नहीं बेटा, ये मैंने एग्जांपल दिया तो है भी, ये देखो आपका एफ ऑफ डी मान लो इस टाइप का है, डी रेज टू दी पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1। तो आपको अगर QX जो है साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स आ जाता है, तो आपको डी स्क्वायर वाले टर्म्स पे ऑपरेट करना है। और डी स्क्वायर वाले टर्म्स पे कैसे ऑपरेट करना है? जहाँ जहाँ डी स्क्वायर आएगा, ये देखो, वहाँ वहाँ माइनस ए स्क्वायर करना है। ये रहा, आया समझ में? सर ये गिवन रहेगा क्या सर? क्या चीज? 1/f(d)। अरे बेटा, एफ क्वेश्चन जो होगा, कल की क्लास अटेंड नहीं की थी क्या तुमने? आमिर, कल की क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है, नहीं होती है? आमिर क्वेश्चन पूछ के, हाँ, हमारी No, डिफरेंशियल sir. इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, नहीं होती है? यस सर। होती है। तो अगर इस फॉर्म की होती है तो उसमें एफ ऑफ Yes, डी sir. भी, हाँ, तो इस फॉर्म की होती है तो उसमें एफ ऑफ डी भी जरूर होगा। यस सर। अब आया समझ में? यस। ठीक, बाकी मैं क्वेश्चन में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। केस नंबर 4, अगर QX जो है वो e रेज टू द पावर ax इनटू फंक्शन ऑफ x आ जाए, v यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, ध्यान रखना, एनी फंक्शन ऑफ x। अगर QX e रेज टू द पावर ax इनटू v आ जाए, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x, तो उस केस में PI होगा हमारा, पहले तो जर्नलाइज फॉर्म में आप जानते ही हैं, 1/fd इंटू QX, ऐसे लिखते हैं PI को, 1/fd इंटू QX। और उसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, e रेज टू दी पावर x को पहले लिख देना है, फिर 1/f ऑफ d में जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ d प्लस a कर देना है, और f ऑफ d प्लस a बना देना है, और फिर v मतलब फंक्शन ऑफ x। फिर क्या करना है, ये जो 1/f ऑफ d प्लस a ऑपरेटर बना है, इसको इस फंक्शन v पे ऑपरेट करना है। ये जो v फंक्शन है ये एनी फंक्शन ऑफ x होगा, तो ये e रेज टू द पावर ax भी हो सकता है, ये आपका एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, या आपका साइन ax भी हो सकता है, या आपका कॉस ax भी हो सकता है। तो
v जो है इनमें से कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग आप केस अप्लाई कर देना। केस मैं आपको बता चुका हूँ सारे, e⁻ax का केस बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल का केस बता चुका हूँ, sin ax का केस बता चुका हूँ, cos ax का केस बता चुका हूँ, उनमें से कोई भी अप्लाई करें। ये अभी मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सबके क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन ये सारे केसेस आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। केस नंबर 5, अगर QX हमारा x इंटू फंक्शन ऑफ x, ऊपर वाला था e⁻ax इंटू फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x इंटू फंक्शन ऑफ x, तो PI होगा हमारा 1/FD इंटू QX, 1/FD इंटू QX, और रिजल्ट होगा इस तरह से x माइनस 1/FD इंटू एफ डैश डी मल्टीप्लाइड विथ 1/FD इंटू डी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, वो बात की बात है, फिलहाल आपको याद होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर को आगे पीछे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये सिंपल कोई फंक्शन नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। एफ ऑफ डी एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर जिस फंक्शन के पहले लग जाता है उस फंक्शन का नेचर चेंज कर देता है। डी बाई डी एक्स जो है अगर एक्स स्क्वायर के साथ लगेगा तो उसे 2x बना देगा, उसका नेचर चेंज कर देगा। डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स के साथ लगेगा तो उसे cos x बना देगा, उसका नेचर चेंज कर देगा। तो एफ ऑफ डी जो है वो ऑपरेटर फंक्शन है, ये किसी भी वेरिएबल के पहले लग रहा है या फंक्शन के पहले लग रहा है तो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आप किसी भी ऑपरेटर को कहीं पे भी मत लगा देना। जैसे यहाँ पे ये एक ऑपरेटर है पूरा और ये एक ऑपरेटर है पूरा, तो आप सोचोगे यार ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं पहले 1/FD लिख देता हूँ, फिर x माइनस 1/FD इंटू एफ डैश डी लिख देता हूँ। ऐसा नहीं है, पहले आपको x माइनस 1/FD इंटू एफ डैश डी ही लिखना है, उसके बाद में 1/FD ही लिखना है और उसके बाद में v ही लिखना है। फिर v जो एनी फंक्शन ऑफ x है उस पर पहले 1/FD को ऑपरेट करना है, क्योंकि 1/FD इसके साथ में है। 1/FD को पहले v पे ऑपरेट करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर इस वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करना है। तो 1/FD एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक ऑपरेटर वाला फंक्शन है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं पे भी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो दिस वाज केस नंबर 5। केस नंबर 6, केस नंबर 6 बहुत ही लेंदी हो जाता है, ये जनरलाइज फॉर्म है। केस नंबर 5 का ही जनरलाइज फॉर्म है एक्चुअली। देखिए केस नंबर 5 ये था कि q का वैल्यू अगर x इंटू फंक्शन ऑफ x आए तो क्या होगा, और केस नंबर 7 क्या है, अगर q का वैल्यू x रेज टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x आए तो क्या होगा। तो ये जनरलाइज हो गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा x माइनस 1/FD एफ डैश डी का पावर n इंटू 1/FD इंटू v। आप इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, अगर यहाँ पे q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी आ जाए, मतलब n का वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 3 हो गया तो यहाँ 3 आ जाएगा, n का वैल्यू अगर 1 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये वाला केस 5 बन जाएगा। तो केस नंबर 6 इज अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ केस नंबर 5। तो q का वैल्यू अगर एक्स वी है तो आप केस नंबर 5 अप्लाई कर दीजिए, या केस नंबर 6 में n इज इक्वल टू 1 डाल दीजिए। n का वैल्यू 2 है, एक्स स्क्वायर वी है तो n का वैल्यू 2 डाल दीजिए, n का वैल्यू 3 है, एक्स क्यूब वी है तो n का वैल्यू 3 डाल दीजिए। So these are the cases of particular integral based on q। मैं फिर एक चीज बता रहा हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/FD इंटू QX, और पर्टिकुलर इंटीग्रल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक QX पर और एक FD पर। तो मैंने अभी आपको कौन से केसेस बताए हैं, QX वाले केसेस बताएं या FD वाले केसेस बताएं मैंने अभी आपको?
QX। अभी मैंने सारे केसेस QX वाले बताए आपको। पहले हम हमेशा क्वेश्चन में QX वाले केस को लेके देखेंगे। अगर QX वाले केस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या हमें लग रहा है कि यार ये तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है QX, जैसे अगर मान लो QX आपके पास आ गया sec AX, तो हमारे पास QX क्या क्या है? हमारे पास QX है e रेज टू द पावर AX, दूसरा है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, तीसरा है साइन AX या फिर cos AX, चौथा है e रेज टू द पावर AX इंटू फंक्शन ऑफ x, पांचवा है x इंटू फंक्शन ऑफ x, छठा है x स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ x, x क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ x, x रेज टू द पावर 4 इंटू फंक्शन ऑफ x। तो कहीं पे भी QX हमारे पास sec AX है क्या? गाइस आंसर, प्लीज आंसर। No, sir. नहीं है। तो आप कोई बताएगा मुझे, अगर QX का वैल्यू sec AX आ गया या tan AX आ गया या कुछ और cosec AX आ गया या log AX आ गया, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनीबॉडी? कोई बताएगा? ट्राई कीजिए, सोचिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो या वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके, देखिए, अगर sec AX आ जाता है या tan AX आ जाता है, cosec AX आ जाता है या log AX आ जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम फिर f of d के केसेस लेंगे, क्योंकि QX के लिस्ट में ये नहीं है। QX की लिस्ट में ये सब अवेलेबल नहीं है, QX की लिस्ट में लिमिटेड है। तो फिर हम क्या करेंगे, f of d के केसेस लेंगे और f of d के केसेस से इनको सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम वही क्वेश्चन करेंगे जो QX की लिस्ट में है हमारे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ओके, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें f ऑफ d के फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं कैपिटल D आप एज्यूम कर लीजिए d अपॉन डी एक्स एज यूजल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ब्रैकेट में बाहर y, ब्रैकेट के बाहर y, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आप हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, जैसा कि मैंने कल क्वेश्चन में बताया था। कंपेयर करके मुझे ज़रा बताइए कि f ऑफ d का क्या वैल्यू है। f of d का वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। वेरी गुड। तो आपका f ऑफ d है डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4, और qx क्या है, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, qx है हमारा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी होती है fm इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है,
एफ एम इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी हमारा ये है, डी की जगह एम पुट कर दीजिए, तो एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड आउट कीजिए। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स हमारे पास आएंगे m इज इक्वल टू -4 एंड -1। तो ये हो गया हमारा CF का फर्स्ट केस, व्हेन द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, उस केस में CF लिखा जाता है C1 e रेज टू द पावर m1x प्लस C2 e रेज टू द पावर m2x। तो लिख दिया हमने C1 e रेज टू द पावर -4x प्लस C2 e रेज टू द पावर -x, where C1 and C2 are arbitrary constants। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए CF में। नो सर। जिसने मेरी क्लास अटेंड की थी लास्ट वाली, उसको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? यस। वेरी गुड, यस सर। ठीक है। अब आते हैं पीआई पे। पीआई हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था। पीआई हमारा होता है जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखें तो 1/f ऑफ डी इंटू क्यू एक्स, ये हमारा पीआई होता है। तो देखिए यहाँ भी यही लिखा है, पीआई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। अब यहाँ पे ये जो क्यू एक्स है, ये कौन सा वाला केस है, कोई बताएगा? फर्स्ट वन। नहीं बेटा, फर्स्ट वाला तो e रेज टू द पावर ax था। सर पॉलिनोमियल वाला। यस, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल वाला केस है। ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल वाला केस है, और उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा अभी समझाया था। क्या समझाया था? मैंने बोला भी था मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा। देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। ये जो एफ ऑफ डी है, इसमें से लोवेस्ट पावर कॉमन लीजिए, लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लीजिए, इंक्लूडिंग द साइन। लोवेस्ट डिग्री टर्म है यहाँ पे 4, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 1/4। अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t/4। 1/4 कॉमन लिए, मतलब 4 कॉमन लिए, अंदर बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5t/4। अब ये जो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5t/4 आया, इसको ऊपर ले जाके पावर -1 कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर तो है ही साहब। ऐसे सॉल्व करना है, हर एल्जेब्रिक वाले केस को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5t/4 रेज टू द पावर -1 है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए। और बाइनोमियल एक्सपेंशन वैसे तो आपको पता होगा और मैं लिखवा भी चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं पता तो 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ फ्रीक्वेंटली काम आएंगे, वो आप लिख लीजिए। मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर मैं रब कर दूँगा, ध्यान रखना। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1, एक तो ये वाला काम आएगा फ्रीक्वेंटली, और एक 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, ये वाला काम आएगा। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड, और इसके एक्सपेंशन में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस, तो ये 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन फ्रीक्वेंटली काम आएंगे, और ये वही बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो आप क्लास 11th में पढ़ के आते हो। उनमें जो ए बी सी डी है, उनकी वैल्यूज़ आप अकॉर्डिंगली डाल दो, आपको ये मिलेगा। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी करना है कर लीजिए।
ओके, आई एम रबिंग इट। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर -1 वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने एक्सपेंड कर दिया। ये देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये कितने टर्म्स हमें लिखने हैं वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक्सपेंशन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स हमें लिखने हैं वो कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है मुझे कॉमन सेंस लगा के? इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हुए कोई बता सकता है कॉमन सेंस लगा के? सर 2 टर्म तक लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री 2 है, 2 टर्म्स तक लिख सकते हैं। थोड़ा सा आंसर सही है, लेकिन 2 डिग्री होने से क्या होता है, 2 डिग्री होने से क्या होता है? थोड़ा एलेबरेट कीजिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी। डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ अगर एक बार लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? अरे भाई, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2x आएगा नहीं आएगा? 2x आएगा सर। सिंपल सी बात है यार। और अगर 2 बार लगेगा तो इस फंक्शन पे क्या आएगा? सर 2 2। आएगा सर। 2 आएगा। और अगर 3 बार लगेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा सर। 0 आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको ये फाइनली ये सारे ऑपरेटर्स एक्स स्क्वायर पे तो ऑपरेट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर के बाद वाले जितने भी डी की पावर में टर्म्स हैं उनको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होकर उसे 0 बना देंगे। समझ में आ रही है यस बात? यस सर यस। आपको वो ही टर्म्स लिखने हैं जो डी स्क्वायर तक कवर हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 एज इट इज, डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 एज इट इज। इसको खोलिए आप, डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 का होल स्क्वायर है। इसे आप खोलेंगे तो पहला टर्म मिलेगा आपको d की पावर 4, तो d की पावर 4 तो इस पर ऑपरेट करते 0 बना देगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड टर्म मिलेगा आपको डी क्यूब भी इस पर ऑपरेट करके 0 बना देगा, इसको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। और थर्ड टर्म मिलेगा आपको 5d अपॉन 4 का होल स्क्वायर, मतलब 25 अपॉन 16 का 25d स्क्वायर अपॉन 16, 25d स्क्वायर अपॉन 16। समझ में आई ये चीज? a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर वाला टर्म का कोई मतलब नहीं है, 2ab वाले टर्म का भी कोई मतलब नहीं है, b स्क्वायर वाले टर्म का मतलब है जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद वाले जो टर्म्स हैं, अगला वाला जो टर्म होगा इसमें वो होगा डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि उसका हर एक टर्म एक्स स्क्वायर के साथ ऑपरेट होकर 0 हो रहा है, इसलिए आपको आगे लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आई बात? यस सर। वेरी गुड। अब 1 बाई 1 करके ऑपरेट कीजिए। 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट बाहर है, पहले 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये जो डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 4 है, इसका 1 अपॉन 4 तो बाहर ले लेना कांस्टेंट, और पहले डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करना। मैं यहाँ करके बताता हूँ, देखो पहले वाला 1 तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो ये वाला हो गया। अब बात करते हैं इसको ऑपरेट करने की, तो देखो एक बार ऑपरेट करके बताता हूँ मैं आपको। -1 अपॉन 4, ये -1 अपॉन 4 डी स्क्वायर प्लस 5d,
मतलब डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5d एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका -1/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया प्लस 5 कांस्टेंट है और डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x हो गया, तो 5 इंटू 2x 10x हो गया। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन भी ले लूँ तो बचेगा -1/2 1 प्लस 5x। तो ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है -1/2 ये क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हो गई, 2x 2 प्लस 10x। अच्छा, आगे वाला भी ऑपरेट करके लिख दिया होगा, तो ठीक है। इसका जो रिजल्ट आया वो ये आ गया, ये समझ में आ गया आपको। अब इसको देखिए, इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं आप, कर कीजिए। ये 25/16 तो कांस्टेंट है एज इट इज़, और ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया, तो 25/16 इंटू 2, तो ये आपका हो गया 25/8। तो ये पूरा अगर मिला के देखा जाए, यहाँ जो लिखा हुआ है वो देखिए, एक तो है -1/2 1 प्लस 5x, और एक है 25/8। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आया है सॉल्व करने के बाद में, इसमें d कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि d होना भी नहीं चाहिए, d डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, d हटाना है। तो ये आपका पीआई हो गया फाइनल। और आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। The complete solution is y is equal to CF plus PI. Any doubt in this question? Please ask. तो अगर QX का वैल्यू एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान रखना। अगर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल मान लीजिए ऐसे आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो आप अलग अलग मत लेना, वैसे तो आप अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन आप x स्क्वायर प्लस 1 दोनों मिला के साथ में ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी क्वेश्चन? Are you listening me, guys? Yes, sir. Okay. आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। आप आगे वाले क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप आज का रिवाइज करके आएंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि CF के रिगार्डिंग जितने भी केसेस हैं और PI के रिगार्डिंग जितने भी केसेस हैं वो आप अच्छे से देख के आइए। और आज ये जो सिंपल एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, ये भी आप अच्छे से देख के आइए, फिर आपको सारे क्वेश्चंस बाकी के बाद में समझ में आने लग जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। Any question? Anybody? No, sir. ओके गाइस, चलिए फिर आप लोग मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ इसको रिवाइज करके आइएगा। कल आपकी क्लास है, तो प्लीज़ अटेंड द क्लास, प्लीज़ अटेंड द क्लास एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच।
यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू सर।